बाकी आनमा सीजन 2 एपिसोड 19। एपिसोड का नाम है गॉड ऑफ बॉक्सिंग। तो टोकुगावा को डॉक्टर बताता है कि आपकी हालत काफी खराब है और आपने इलाज के लिए हाँ नहीं कहा तो ये और भी बढ़ जाएगी और जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो आपको फैसला लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी मिस्टर टोकुगावा। टोकुगावा बोलता है मेरा फैसला चाहे जो हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं फैसला लेकर कभी पीछे नहीं हटता हूँ और ना ही कभी पछताता हूँ। तो एक आदमी जिसका नाम चियारू होता है वो बाकी का रास्ता रोककर बोलता है कि बिना कुछ सोचे समझे मुझसे लड़ने के लिए हाँ कह दो। बाकी ये सुनकर चौंक जाता है और चियारू बोलता है कि माफ करना, मुझे तुमसे अचानक लड़ने आना पड़ा। बाकी पूछता है लेकिन क्यों? वो बोलता है लड़ने के लिए वजह जरूरी है क्या? बाकी बोलता है फिर भी बताओ, और वो बाकी पर अटैक कर देता है और बाकी उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है और सोचता है कि हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो ये दिखाते हैं कि चियारू को लड़ने के लिए हनायामा ने भेजा होता है। तो चियारू खड़ा होता है और बोलता है कहने को तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के हो, लेकिन तुम हो तो एक नाजुक कली। बाकी बोलता है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं प्यार से पेश नहीं आऊंगा, अब हटो मेरे रास्ते से। तो चियारू दोबारा अटैक कर देता है और बाकी उसे फिर से पटक देता है और फिर बाकी उसे कई पंच मारता है और वो ढेर हो जाता है और बाकी सोचता है कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। फिर वो वहां से चला जाता है और अगले सीन में काइजर बताता है रेत्सु को इस बॉक्सर को स्मोक किंग बुलाते हैं और सुना है पिछले कई सालों से ये एक भी मैच नहीं हारा है और ये आदमी टाइटल जीतने की काबिलियत रखता है और ये है तुम्हारा अगला ओपोनेंट। इसे एक्सपीरियंस बहुत है, ये कई मैच जीता है और कई हारा भी है और धीरे धीरे इसने अपना करियर बनाते चला गया और आज इसका नाम टॉप प्लेयर्स में आता है। तो कोच और रेत्सु बातें कर रहे होते हैं। कोच बोलता है कि काइजर का मानना है कि गोल्डन ग्लव्स के विनर के पास टैलेंट नहीं है। ये मत कहना कि तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। रेत्सु बोलता है कि काइजर सही कह रहा है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। ये सुन के कोच चौंक जाता है। रेत्सु बोलता है कि वो बस दिखने में अच्छा है और उसमें स्किल्स की कमी है और उसका कद छोटा है, पर फिर भी वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और कोच बोलता है वैसे मैं भी उसका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी कोई गेट पे आता है और कोच उसे देख कर चौंक जाता है। वो रेत्सु से बोलता है कि चाइना में मैंने तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है, वहाँ तुम काफी फेमस हो। रेत्सु बोलता है मुझे अपना तो नहीं पता, लेकिन आप पूरी दुनिया में मशहूर हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ क्योंकि मैं हानमा परिवार का नाम खराब होते नहीं देख सकता। रेत्सु बोलता है कि आपको लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगा? वो बोलता है एक बात याद रखना, चाहे कितना भी अच्छा बॉक्सर हो वो इतना अच्छा नहीं लड़ता जितना उसकी तारीफ होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पंच को फैंटम कहा जाता था, लेकिन उसके केस में ऐसा नहीं है। वो बोलता है कभी धुएं से लड़ने की कोशिश की है तुमने? रेत्सु बोलता है कि कोई धुएं से कैसे लड़ सकता है? वो बोलता है बात सोच कर देखो कि धुआं तुम्हारी तरफ आ रहा है और उसने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो किसी भी तरफ से हमला कर सकता है और अचानक उसकी लेफ्ट हुक तुम्हारी तरफ आता है। और रेत्सु बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो रिंग में खड़े होकर रेत्सु सोचता है कि मुझे इससे डर क्यों लग रहा है, इस जितने फाइटर से तो मैं जापान में कई बार लड़ चुका हूँ, पर इसमें कुछ बात है। कोच बोलता है कि रेत्सु कैसा लग रहा है, लगता है कि उससे लड़ने में मजा आएगा? रेत्सु बोलता है कि उम्मीद तो यही है। कोच बोलता है कि मेरा दिल चाहता है कि कोई एक दिन तुम्हें नॉकआउट करे, लेकिन आज तुम्हें मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो के खिलाफ खड़े होने का मौका जो मिला है। तो फाइट शुरू हो जाती है और अचानक वो रेत्सु को पंच मारना शुरू कर देता है और रेत्सु सोचता है कि ये किस तरह का पंच मार रहा है, इसकी मोटी चमड़ी ऐसी बन गई है जैसे उसके अंदर हड्डियां नहीं बल्कि ब्लेड हों। और वो अचानक रेत्सु को पंच मारता है और रेत्सु गिर जाता है। पहले मैंने उसे मारा, फिर उसने मुझे मारा। रेत्सु सोचता है मैंने अपनी ट्रेनिंग में कई बार ग्लव्स यूज किए हैं, लेकिन मैं पहली बार उसके वजन और ताकत महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा हाथ मेरे सिर को हिला रहा है और बाकी की ताकतवर हाथ भी मेरे सिर नहीं हिला पाते और पिकल भी नहीं। ये सब ग्लव्स का कमाल है, ये हथियारों की तरह काम कर रहे हैं। तभी रेफरी काउंटिंग कर रहा होता है और रेत्सु खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सब ठीक है। रेत्सु सोचता है कि सभी टॉप बॉक्सर्स अपने हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं। ये मसल्स टेंशन को रिलीज करके ये ग्लव्स का वेट बढ़ा देते हैं और फिर पंच मारते हैं, जिससे ग्लव्स हथियार का काम करता है। कमाल की ट्रिक है, अब मैं ये समझ गया हूँ। रेत्सु बताता है पहले बॉक्सिंग बिना ग्लव्स के की जाती थी, फिर इसे एक सेफ स्पोर्ट्स बनाने का सोचा गया। बताते हैं ईयर 1865 में क्वीन बेरी के ग्लव्स रूल को फॉलो किया जाने लगा और उन बातों को अब 150 साल हो गए हैं और कई सालों की स्टडी के बाद पता चला ग्लव्स का
का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया जा सकता है। तो नेक्स्ट सीन में चियारू फिर से बाकी के घर पे लड़ने आ जाता है और बाकी बोलता है एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा और मुझे वजह चाहिए लड़ने के लिए। चियारू बोलता है बाकी को भी वजह चाहिए? बाकी बोलता है हाँ, मैं बिना वजह किसी से नहीं लड़ता। बाकी बोलता है अब बताओ लड़ने के लिए इतना बेताब क्यों हो, किसी लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हो? वो बोलता है प्रैक्टिस तो है पर मेरी नहीं तुम्हारी। चियारू बोलता है शुरू करें? बाकी बोलता है बस 1 मिनट रुक जाओ। तभी चियारू बाकी पर अटैक कर देता है और बाकी उसे एक थप्पड़ मारता है और चित कर देता है। बाकी बोलता है तुम्हें समझना होगा, तुम कमजोर हो और अब यहाँ से खड़े होकर सीधे घर चले जाना। तो चियारू दोबारा खड़ा हो जाता है और बाकी सोचता है कि अब इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और बाकी जैसे ही गेट की तरफ आता है वो उसे गेट के बाहर से ही पंच मारता है और बाकी सोचता है कि क्या बात है, इसके पंच में तो काफी ताकत है। और वो बाकी को उठाकर बाहर की तरफ फेंक देता है और बाकी को वो कई पंच मारता है। बाकी सोचता है इसका लड़ने का तरीका बहुत अच्छा है। बाकी बोलता है बहुत बढ़िया, लेकिन अब मैं खेलूंगा। और दूसरी तरफ रेत्सु परेशानी में होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसे सब कुछ हिलते हुए दिख रहा है और उस पे जैसे ही पंच पड़ता है रेत्सु खुद को बचा लेता है और सोचता है कि ये पहले भी हो चुका है। तो दिखाते हैं कि उसके मास्टर उसके सिर पर कुछ मारते हैं और वो गिर जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए सब कुछ हिलता हुआ दिखेगा और फिर उसे खड़ा होने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो वो एक टोफू की हेल्प से बताते हैं कि जब हमारे बाहर वाले हिस्से पर मारे तो टोफू गिर गया, उसी तरह हमारे दिमाग पर लगने से अंदर कुछ ऐसा ही होता है। माना तुम डिफेंस बड़ा अच्छा करते हो, लेकिन अगर कभी तुम्हारा डिफेंस फेल होता है और कोई मौके का फायदा उठाकर जोर से तुम्हारी खोपड़ी पर अटैक कर देता है तो क्या करोगे? तो रेत्सु को समझ आ जाता है कि हुआ क्या है, मेरी खोपड़ी पर हमला हुआ है, इसलिए टोफू जोर से हिल रहा है और जब तक ये रुकता नहीं है मैं इसे किसी हाल में खुद पर हमला नहीं करने दूंगा। वो बॉक्सर सोचता है उसने अपना अंदाज बदल लिया, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और कोच बोलता है रेत्सु अपनी जगह बदलो। बॉक्सर सोचता है ये चाहे जितने फॉर्म बदल ले, स्मोकिंग उसे डिफेंस नहीं करने देगा। और वो जैसे ही अटैक करता है तो रेत्सु का मूव देख सब घबरा जाते हैं। रेत्सु के सारे मूव देख कर कोच भी घबरा जाता है। बॉक्सर सोचता है मुझे पता था ये अच्छा फाइटर है, इसमें कुछ तो खास बात है, लेकिन मैं इसके लिए अपना तरीका नहीं बदलूंगा, मैं वही करूंगा जो मैं सोच कर आया हूँ, अटैक करता रहूंगा, अटैक करता रहूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।